गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 178 है। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 178 तक पहुँच सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो 20 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616, 1650, 1630, 1670। देखिए, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1616 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। उन्होंने 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 18वीं शताब्दी के अंत तक यह अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथों बेचकर भारत से चले गए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? देखिए, श्रीरंगपट्टनम मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? कब किए थे रणजीत सिंह ने अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? 1809 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रणजीत सिंह के मध्य 1809 में अमृतसर की प्रथम संधि हुई, जिसकी मध्यस्थता किसने की थी? चार्ल्स मैटकॉफ। और चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नंबर 4 पर आ जाइए। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? ब्रिटिश प्रशासन या अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर बी। तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और कब हुआ था ये? 1799 में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो पहला कौन था? पहला था हैदराबाद और दूसरा था मैसूर। तो बी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद और दूसरा मैसूर। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू थी इनमें से? महालवाड़ी प्रणाली लागू थी उत्तर प्रदेश में। देखिए, महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम के साथ जो है स्थापित की जानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या विचेस्टर? ठीक है, एनफील्ड राइफल थी वो। और सुअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों रुष्ट हो गए। तो 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। ठीक है। और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन वेस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। और इस राइफल में कारतूस को लगाने से पहले क्या करना पड़ता था? दांत से खींचना पड़ता था। और इस बीच यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था ये? ये हुआ था 1806 में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर जो है वेलोर विद्रोह 1806 में हुआ। जॉर्ज बार्लो का शासनकाल 1805 से 1807 है। इसी के बीच 1806 में हुआ।
और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना। ठीक है, सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के सिकंदर बेगम या अवध की बेगम हजरत महल? ग्वालियर के सिंधिया ने तो की थी मदद, हैदराबाद के निजाम ने की थी, भोपाल की सिकंदर बेगम ने की थी, अवध की बेगम हजरत महल ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1857 के विद्रोह में जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प नीति, सामाजिक धार्मिक नीतियां, ये सब थीं। और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती था। और इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 10वां प्रश्न है, भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाछेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? किसने किया था? राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा, हैदर अली या वीर पांड्या कट्टाबोम्मन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्तंड वर्मा। तो कोलाछेल का युद्ध 1741 में राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डचों की सेना को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 10वें या आखिरी सिख गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? 10वें या आखिरी सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, प्रथम गुरु नानक देव। तो गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था और गुरु गोबिंद सिंह सिखों के सैनिक संगति व खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब अथवा आदि ग्रंथ, ठीक है, इसका संकलन सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया। और गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव रखवाई और कालांतर में रणजीत सिंह द्वारा हरमंदिर साहब में स्वर्ण मंदिर जड़वाने के बाद अंग्रेजों ने इसे स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों ने इसे स्वर्ण मंदिर का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? कब किया था? 1609 में, 1610 में, 1612 या 1618? 1612 ऑप्शन नंबर सी। तो 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन बेस्ट ने। ठीक है, और अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता भंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1856, 11 मई 1857, 10 मई 1857 या 9 मई 1857? देखिए हुई तो 1857 में थी, तो 56 वाला स्टेटमेंट सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है? 10 मई 1857। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं नेटिव इन्फैक्ट्री तथा तीसरी एलसी की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हंटर कमीशन या आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर अधिक बल दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, और इसका उत्तर है प्राथमिक शिक्षा। तो 1854 के बोर्ड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्राइमरी एजुकेशन। नंबर 16 पर आ जाइए। किस आक्रमणकारी ने चोल वंश का अंत किया? चंगेज खां, तैमूर, महमूद गजनबी, मलिक काफूर? मलिक काफूर ने। देखिए मलिक काफूर जो है दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध गुलाम था।
गुजरात के 1299 के आक्रमण के दौरान वह अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान द्वारा कब्जा कर लिया गया था और 1300 में प्रमुखता से आगे बढ़ा। वो अलाउद्दीन की सेनाओं के कमांडर काफूर ने 1306 में मंगोल आक्रमणकारियों को हराया था और इसके बाद उन्होंने भारत के दक्षिणी भाग में यादवों को, काकतीय, होयसलों को और पांड्यों के खिलाफ अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया था और वह इन अभियानों से कई खजाने और कई हाथी और घोड़े दिल्ली की सल्तनत के लिए वापस लाया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वर्ष महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? कब किया था? 1025, 1018, 1009, 1008? 1025 में। देखिए 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसने सोमनाथ मंदिर में 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी। उसने हिंदू देवताओं, विशेष रूप से शिव की मूर्तियों को तोड़ दिया। सोमनाथ मंदिर पर हमले और लूटपाट के कारण मुस्लिमों की नज़र में महमूद गजनबी की छवि लंबे समय तक इस्लाम संरक्षक के रूप में बनी रही। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था? किसके द्वारा? दौलत खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हराया और पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां 1526 में मुगलों और विभिन्न अन्य ताकतों के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गईं। देखिए बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया था। लोदी की सेना घुड़सवार सेना पर और विशेष रूप से हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो पहले के समय में दुश्मन को झटका दे सकती थी और उन्हें नष्ट कर सकती थी और इस युद्ध ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कुछ एडिशनल चीज़ें इससे जुड़ी, जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई। हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ी गई। ठीक है, अकबर जीत गया इसमें। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अफगानों के बीच, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को हुई। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर? अकबर के द्वारा। देखिए फतेहपुर सीकरी शहर जो है मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था और उसने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई और फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 के बीच बनाया गया था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेता है यहाँ से किस किस के बीच हुआ, कब हुआ, कौन जीता। ठीक है, जीता सभी में बाबर है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया? कंफ्यूजन होता है मीर जाफर में, मीर कासिम में। किसको बनाया गया था? मीर जाफर को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी, जो नवाब की सेना का प्रमुख कमांडर था। रिश्वत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लिए दी गई थी और क्लाइव का लक्ष्य साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और संसाधन प्राप्त करने के लिए बंगाल को जीतना था। इस प्रक्रिया में क्लाइव ने क्या किया? प्लासी के युद्ध के दौरान मीर जाफर को धोखा दिया और उसे नवाब नहीं बनाया, बल्कि बदले में बंगाल पर विजय प्राप्त की और मीर जाफर को देशद्रोही बना दिया। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना, जंगली महल यानी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ प्रदान की। परिणाम स्वरूप उसे कठपुतली नवाब के रूप में जाना जाने लगा।
कुछ एडिशनल चीज़ें इससे जुड़ी, जैसे आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था और आलमगीर द्वितीय 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक भारत का मुगल सम्राट था और वह जहांदार शाह का पुत्र नहीं था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और उस समय बंगाल का नवाब जो उस समय बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया। और प्लासी का युद्ध तब हुआ जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा विशेषाधिकार का अनियंत्रित उपयोग पसंद नहीं था और साथ ही कंपनी के कर्मचारियों ने उन करों का भुगतान करना बंद कर दिया जो प्लासी का युद्ध के कारणों में से एक था। तो ये चीजें थी युद्ध का कारण। सिराजुद्दौला की बात करें तो सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जो अली वर्दी खां के बाद गद्दी पर बैठा था और उसके शासन का अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक था जो अगले 200 वर्षों तक रहा। उसके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। मीर कासिम की बात करें तो मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से वह अपने ससुर मीर जाफर का उत्तराधिकारी बना, जिसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से प्लासी की लड़ाई जीतने में अंग्रेजों की मदद करने के लिए समर्थन जो है मिला था। इन सभी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी या फुल टेस्ट सीरीज में पढ़ लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।